हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। स्टैट्स का ये टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, लेसन अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपनी वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के साथ। तो बात कर लेते हैं कि डिस्पर्शन क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में जैसे हम कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको कलेक्ट करने का खाली कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस में हमने एवरेज का टॉपिक पढ़ के रखा हुआ है। एवरेज जो है एक सेंटर वैल्यू हम उसकी पूरी की निकाल लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमें सेंटर वैल्यू मिल रही है वो हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे। उनमें कुछ वेरिएबल्स जो है वो डिफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन मेज़र है। मेज़र का जो हमारे स्कैटर्ड डाटा है वो हमारे एवरेज वैल्यू से कितने डिफरेंट हैं। स्कैटर का मतलब होता है जब हम चीज़ों को बहुत ऐसे थ्रो करते हैं कि वो चीज़ें बहुत दूर तक फैल जाती है। जैसे लाइट फैलती है मिरर में, जब हम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसका काफ़ी रंगों में वो बट जाती है, वो रेनबो की तरह बट जाती है वो, तो वो हो गया हमारा स्कैटर। तो जब हम किसी चीज़ों को या किसी भी चीज़ को, थिंग्स को थ्रो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, वाइड एरिया में, तो वो कितनी दूर तक फैलती है, तो वो तो हो गया हमारा स्कैटर। तो जो डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन का मतलब है कि जो हमने ये जो थ्रो किया है चीज़ों को, वाइड एरिया में जो चीज़ें हमारी फैली हैं वो हमारी सेंटर वैल्यू से कितनी दूर है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन और अ स्प्रेड is a degree of scatter or the variation of the variables about the center value. स्कैटर जो हमने चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, वाइड एरिया में छोड़ा है, ड्रॉप किया है, थ्रो किया है, तो वो हमारी सेंटर वैल्यू से कितनी दूर है, कितनी दूर तक फैली हुई है, वही क्या होती है? डिस्पर्शन होती है। तो डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, भी कितना सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर वो जा रहा है, कितनी चेंजेस इसमें आ रही है। डिस्पर्शन वेरिएबिलिटी का मेजर है। डिस्पर्शन का मतलब है स्कैटर्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? स्कैटर डाटा फ्रॉम द मीन और एवरेज वैल्यू डाटा। स्कैटर डाटा जो दूर तक फैला है डाटा हमारा, उसका सेंट्रल वैल्यू से कितना डिस्टेंस है। जैसे ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ये कितनी दूर तक फैला है, ए इतनी दूर, बी एंड देन सी, ये क्या है? ये डिस्पर्शन है। तो डिस्पर्शन का मतलब है ये कितना डिस्टेंस है सेंट्रल वैल्यू से, कितनी दूर तक हमारा फैला हुआ डाटा है, ठीक है। तो डिस्पर्शन को हम एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में स्टडी करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर जब हम डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को, जब वो सेम पॉपुलेशन की हो, ठीक है। कंपेयर्ड विद वन अनदर ओनली इफ द टू बिलोंग्स टू द सेम पॉपुलेशन। कंपैरिजन उन्हीं का होता है जो बराबर की हो। अब जैसे देखो, अगर हमने मार्क्स को, स्कोर्स को कंपेयर करना हो तो हम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ ही कंपैरिजन करेंगे, ना हम उसकी अपर क्लास के साथ कंपैरिजन करेंगे, ना हम लोअर क्लास के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट का सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो आपका कंपैरिजन गलत हो जाएगा। तो जब हम सेम पॉपुलेशन जो एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, जब उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो वो बन जाता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जैसे सेम यूनिट्स के इंचेस, किलोग्राम, रुपीस, इसको मेजर करना। तो एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्शन का, ये हेल्प नहीं करता डिफरेंट पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए। अलग अलग मेजर, अगर पॉपुलेशंस का साइज या कह लो कि हमारे पॉपुलेशंस या यूनिट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट मेजर हमारा हेल्पफुल नहीं रहता है। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मेजर किया जाता है बाय द सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियन, मोड के द्वारा इसको मेजर किया जाता है।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स में हम इसको स्टडी करते हैं पोजिशनल मेजर्स के साथ और कैलकुलेटर मेजर के साथ। तो एब्सोल्यूट के अगेंस्ट जो रिलेटिव मेजर होगा वो डिफरेंट पॉपुलेशंस का भी हो सकता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट तो सेम में हम जब कंपैरिजन करते हैं सेम पॉपुलेशन का, और रिलेटिव में सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशनल मेजर एंड देन कैलकुलेटेड मेजर। पोजिशनल मेजर में हम खाली उसकी पोजीशन को देखते हैं। पोजीशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस। ओके, कैलकुलेटर मेजर में कौन कौन से मेजर्स आ जाते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड द लॉरेंस कर्व। अब ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज के बारे में कि रेंज क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशंस के बारे में, ठीक है। रेंज क्या है? रेंज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की दो वैल्यूज को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो बन जाती है रेंज हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी है एब्सोल्यूट रेंज। एब्सोल्यूट रेंज तो फॉर्मूला क्या है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। सिंपल सा टॉपिक है ये। हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू, जो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम आगे रखेंगे, लोअर वैल्यू को पीछे रखेंगे और उनका डिफरेंस कर देंगे। और जब हमें, ये तो हो गया एब्सोल्यूट रेंज। जब हमें रिलेटिव मेजर्स को कैलकुलेट करना है कॉरस्पॉन्ड टू द रेंज, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोल देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी बोल सकते हैं, इसको रेशियो ऑफ रेंज भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होती है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू। तो डिवाइड करना है हमने रेशियो के कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव रेंज कह सकते हैं, मेजर ऑफ रेंज या कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू। तो हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है, ये हमें सबको पता है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल में खाली यही हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास डेली वेजेस बताए गए हैं वर्कर के, तो यहाँ पर हमें रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना है डेली वेजेस के। ओके, तो ये आपके पास डाटा है 22, 35, 32, 45, 42, 48 एंड 39। अब आपको ये देखना है कि आपके पास हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू है 48। इसको हमने रेंज कैलकुलेट करनी है इसकी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 48 माइनस लोएस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास? सबसे छोटी है आपके पास 22, ठीक है। 48 में से 22 गए, कितना आ गया आपके पास? 26। ये आपकी रेंज आ गई। ओके, तो अभी हमें अगर कैलकुलेट करनी हो कोफिशिएंट ऑफ द रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 48 माइनस 22, एक बार ऊपर माइनस करेंगे और नीचे प्लस कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आ गया ऊपर 26 और नीचे 70। दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके आपके पास आ गया 0.37। ये आपकी आ गई कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, तो अभी देखो, ये तो थी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है और सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। देखो, जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स उसको सिंपल समझते हुए इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते, थोड़ा बहुत तो सही, इसको टाइम देना पड़ता है। ये चीज़ें माइंड में अगर नहीं रहेंगी ना, आप इसको बिल्कुल ही, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। यही चीज़ें हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटे क्वेश्चंस में इसको भी ना कर पाओ। तो छोटी और सिंपल चीज़ को कभी भी सिंपल कंसीडर नहीं करना चाहिए। है तो ये सिंपल ही, लेकिन जो 1-2 मिनट इसको भी देने चाहिए तो वो देने ही चाहिए हमें इनको समझने के लिए। अभी बात कर रहे हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास डेली पॉकेट अलाउंसेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको F दी हुई है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? आपको इसको सिर्फ X, ये जो आपके पास दिए हुए हैं डेली पॉकेट अलाउंसेस, उसको ही कैलकुलेट करना है। आपने F को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो इसमें देखो रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? रेंज कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए हमें। सबसे बड़ी है हमारे पास 10 माइनस 3 सबसे छोटा है ना,
तो आपके पास रेंज कितनी आ गई, 7 आ गई। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे निकालोगे आप, 10 - 3 ओवर 10 + 3। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 7/13। इसको करो आप डिवाइड करके आपके पास आ जाएगी 0.54। ठीक है, तो इसको अलग अलग सीरीज को दिखाने का मतलब क्या है कि आपको चाहे एफ दी हुई है लेकिन फिर भी आपने किसको कैलकुलेट करना है, आपने एक्स को ही कैलकुलेट करना है। अब इसी तरह से जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में भी आप ऐसे ही करोगे। ये हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास सीरीज दी हुई है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ठीक है, तो अभी हमारे पास सबसे लोएस्ट कौन सी है क्लास, लोएस्ट है 5 और हाईएस्ट वैल्यू हमारी 35। आप इसको सॉल्व करोगे तो रेंज कैसे निकलेगी आपकी, 35 - 5, तो रेंज तो आ गई आपकी 30 मार्क्स। जिस चीज़ के बारे में पूछा हो हमें वही बताना है। यहाँ पे अलाउंसेस था, वहाँ पे हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेली वेजेस थे तो वेजेस में रुपीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगी, 35 - 5 है, उसको डिवाइड में आप प्लस कर दोगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपकी इस तरह से निकल जाएगी। (35 + 5) इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 30/40 और देन 0.75। ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का टॉपिक हो गया आपका। रेंज बहुत ही सिंपल मेजर है कैलकुलेट करने का डिस्पर्शन वेरिएबल्स को के बीच में जो भी वेरिएशंस आती है उसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है, वेरी क्विक है मेजर। हमें पता चल जाता है कि इन बिटवीन रहती है, रेंज का मतलब इन बिटवीन ही रहता है, इसके बीच में ही रहता है। अब जहाँ पर किसी को बहुत ही क्विक रिजल्ट चाहिए वो 100% इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उसको चेक करने के लिए वो 100% इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, तो वहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टैटिस्टिकल मेथड का रेंज इंपॉर्टेंट मेथड है क्वालिटी को कंट्रोल करने का, उसको यूज़ करने का। ठीक है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इन इसके बीच बीच में रेंज कह सकते हैं, इसके बीच बीच में जो चेंजेस आती हैं वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं क्वालिटी को। ठीक है, तो रेंज वहाँ पे हेल्पफुल होता है। रेंज जो है वो वेरिएशंस इन द स्टॉक एंड शेयर प्राइसेस में भी हेल्पफुल रहता है। सिंपल सी बात है, अगर हम फॉर एग्जांपल हम रियल लाइफ की बात करें, गोल्ड के प्राइसेस को ही अगर हमने देखना हो, हमने अक्सर अपने फैमिली मेम्बर से, बड़ों से सुना होगा कि जो गोल्ड है वो 50 to 55 के बीच में वेरी कर रहा है। 50 to 55 के बीच में मतलब कभी 52,000 हो रहा है, कभी 54,000 के हिसाब से चल रहा है, कभी 53 पे आ रहा है, कभी 51 पे आ रहा है, कभी 55 हो रहा है, कभी 50 हो रहा है। मतलब ये ना 50,000 से नीचे जा रहा है, 49 हो रहा है, और ना ही ये 56,000 हो रहा है, ये इन बिटवीन ही घूम रहा है। तो वो जो इन बिटवीन है वो क्या है, हमारी रेंज है। तो जो वेरिएशंस हमने स्टॉक में, शेयर प्राइसेस में देखनी होती है, वहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है प्राइसेस वगैरह को चेक करने के लिए, उसको समझने के लिए। गोल्ड का प्राइस, ज्वेलरी के प्राइसेस में क्या क्या फ्लक्चुएशंस आ रही है उसको समझने के लिए रेंज का ही यूज़ किया जाता है। फोरकास्ट करने के लिए कुछ भी समझने के लिए, चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए, मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में जो देखने के लिए, वो रेंज ही प्ले करती है रोल अपना। तो ये है रेंज और रेंज के मेरिट्स। इसके डीमेरिट्स यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक्यूरेसी नहीं है इसमें, बहुत ही क्विक रिजल्ट देता है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसके, हम ऊपर 100% एक्यूरेटली रिजल्ट नहीं होते हैं इसके, तो इसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इसके अलावा भी फ्लक्चुएशंस होती हैं जिसको ये इग्नोर करते हैं, ये स्टेबल नहीं होता है।
ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेंज एंड मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की इंट्रो हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वार्टल डेविएशन के ऊपर बात करेंगे, जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Q1 Q3 एंड और ये सारी चीज़ें सीखेंगे। लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।